वेलकम टू सक्सेस की 90s। आप सभी का सक्सेस की 90s में स्वागत है। आज अपने चैनल पर हम सामाजिक विज्ञान में भारत में यूरोपीय शक्तियों का कैसे आगमन हुआ, उन सब चीज़ों की महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझा देंगे, बता देंगे। इससे आपको पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, चलिए, तो आपको देखिए, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो आपका ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, फिर आप ज़रूर, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। सन 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया जीत लेने के कारण यूरोप के भारत का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब यूरोप के लोगों को पूर्व का माल मिलना दुर्लभ हो गया। पूर्व के मसाले और कपड़ा यूरोप के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे, अतः यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए नवीन जल मार्ग की खोज करने का निश्चय किया। इस प्रकार तुर्क सत्ता के अभ्युदय ने यूरोपियों को एक महान साहसिक कार्य करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यूरोपीय शक्तियों के आगमन में क्या अपना कथन दिया था, तो आपको वही कथन अच्छे से सुनना है। तुर्क साम्राज्य के उत्थान के साथ 15वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पूर्वी व्यापार का अवरुद्ध हो गया। प्राचीन मार्गों के बंद हो जाने से नए मार्गों की खोज को भारी महत्ता प्राप्त हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप के पुनर्जागरण ने वाणिज्यवाद या समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया। इस समय के आविष्कारों, मुख्य रूप से दिग्दर्शक यंत्र की सहायता से इटली, स्पेन, पुर्तगाल के व्यापारियों ने एक नए समुद्री मार्गों की खोज की, जिससे भारत तथा एशिया से सीधा संपर्क तथा व्यापार संभव हो सका। चलिए ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है और आपको लाइक भी करना है। साथ ही साथ आपके जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते जाइएगा। इससे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य क्या है? इस इकाई का उद्देश्य आपको यूरोप की विभिन्न शक्तियों के भारत में आवागमन, उनके प्रारंभिक उद्देश्यों, भाषा में उनकी कारगुजारियों एवं वास्तविक उद्देश्यों से परिचित कराना है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप निम्नलिखित जानकारियों से परिचित हो जाएंगे, जैसे कि पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन, पुर्तगालियों की असफलता के कारण, पुर्तगाली शासन का प्रभाव, डचों का आगमन, डचों की सफलता एवं असफलता के कारण अंग्रेजों का भारत में प्रवेश और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों का आगमन। चलिए, तो हम क्लियर करते हैं पुर्तगाली व्यापारियों का भारत में आगमन। चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने अपना आगमन मतलब किया और भारत में, और क्या क्या भारत में अव्यवस्था फैली। फिर देखते हैं 1488 ईस्वी में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारे केप ऑफ गुड होप, ठीक, ये आपका स्थान है, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। वहां से वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में मालिंदी तक तथा 1498 ईस्वी में एक अरब व्यापारी की सहायता से कालीकट तक पहुंचा। कालीकट आपको पता है क्या है? बंदरगाह है। जब उससे उनके आने का उद्देश्य पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि वह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार तथा गरम मसालों के व्यापार के लिए आया। ठीक है, उसने क्या कहा? ईसाई धर्म के प्रचार और गरम मसालों के व्यापार के लिए आया। इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। चलिए, वास्को डी गामा की इस सफलता के उत्साहित होकर पुर्तगाल ने कैब्राल को 13 जहाज़ों के एक अन्य बेड़े के साथ अगले ही वर्ष भेजा भारत। कैब्राल 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचा।
कूटनीति में कैब्राल वास्को डी गामा की बराबरी न कर सका और शीघ्र ही कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन के साथ उनका मनमुटाव हो गया। इस आंशिक असफलता के कारण कैब्राल के स्थान पर वास्को डी गामा को एक बार फिर भारत भेजा गया। 1502 में जब वह भारत आया तब पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारत व्यापार में उनका हित तब भी सुरक्षित हो सकता है जब अरब व्यापारियों को भारत व्यापार से निकाला जाए। देखिए, तब वहाँ पर पुर्तगाली आए थे नए नए और अरब व्यापारी अपना व्यापार कर रहे थे। अब जब किसी की नींव हो, उसका मकान बना हो, तो उसको हटाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसी तरह जैसे कि आजकल लोग बना के रह ले घर, तो वो उन्हीं का हो गया, ऐसे मान लेते हैं। तो उसी तरह जब पुर्तगालियों ने मान लिया कि अरब व्यापारियों को जब हटाएंगे तभी हम व्यापार कर पाएंगे, तभी अपना मकान बसा पाएंगे, उन्हें ये महसूस हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, आइए इसके बारे में फिर जानते हैं। 1504 में पुर्तगाल से अल्मीड़ा को विधिवत रूप में वायसराय नियुक्त करके भेजा गया। किसको? अल्मीड़ा को भेजा गया। अल्मीड़ा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया। फिर अब कहा जाए कि 1504 में पुर्तगाल से वायसराय नियुक्त करके किसे भेजा गया, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहाँ पर ये क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था, एक बार हम देख रहे थे क्वेश्चन सारे, तो उसमें पूछा गया था, तो उसी में था कि 1504 में पुर्तगाल से वायसराय नियुक्त करके किसे भेजा गया। नंबर आपका ऑप्शन 1 था, आपका ऑप्शन नंबर 1 था वास्को डी गामा, नंबर 2 कैब्राल, नंबर 3 अल्मीड़ा और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर लगाना था टिक अल्मीड़ा पर। जिसने आंसर अल्मीड़ा को चुना वो समझ गया है और वो उसने अच्छे से पढ़ लिया। अल्मीड़ा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया, परंतु भारत में पुर्तगाल के व्यापार को आगे बढ़ाने तथा स्थायी रूप से फैक्ट्रियों को स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1555 को प्राप्त हुआ। ठीक है, 1509 से 1555 में इनका जो था महत्व था, श्रेय था, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा पुर्तगाल की मदद की। तो 1510 में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। लीजिए, अब वहाँ पर इनकी राजनीति शुरू हो गई यहीं से। 1511 में पूर्वी एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1512 में बीजापुर राज्य से बानो सेरिया का किला जीता। हर राजा हर शहंशाह की तरह, बाहर वाले की तरह इसने भी काम करने लगा और अपना राजनीतिक विस्तार करने लगा। 1515 में ईस्वी में भारत की खाड़ी में व्यापारिक अड्डे आरमुज पर अधिकार कर लिया। व्यापारिक अड्डा है वो आरमुज, तो वहाँ पर भी इसने अधिकार कर लिया। इसने अधिकार क्यों किया? ये सब किस लिए? सब व्यापार के लिए था और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पुर्तगाल ने ऐसा किया। तो अफ्रीकी में सोक्रोवा तथा लंका में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया। अफ्रीका और कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया। लंका में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया। तो भारत ही नहीं, बाकी अलग जो है अफ्रीका, लंका, ये सब में भी अपना उसने राजनीतिक विस्तार की। गुजरात की दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अभी दीव दमन उसी का पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर रखा था, फिर लड़ाई वड़ाई हुई, फिर बाद में दीव दमन भी उसने छोड़ा, वरना वो अपना जगह बता रहा था। चलिए, अल्बुकर्क ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया तथा वहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों को तेज किया। चलिए, पुर्तगालियों ने उनकी कुछ, देखिए, तभी असफल होंगे जब कुछ गलतियाँ होंगी, कहीं त्रुटि करेंगे। तो देखिए क्या क्या त्रुटियाँ पुर्तगालियों ने की। निश्चित रूप से पुर्तगाली सफलता का मुख्य कारण समुद्र पर उनका नियंत्रण कमज़ोर होना था, लेकिन इसके साथ कुछ और कारण भी थे जिन्होंने मिलकर पुर्तगाली पतन को असंभावी बना दिया। वास्को डी गामा तथा अल्बुकर्क के जैसे दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्तित्व का अभाव उनके उत्तराधिकारियों में साफ दिखाई दे रहा था। पुर्तगाली बाद में समय में
बाद के समय में व्यापार तथा शासन के प्रति उदासीन हो गए थे। धन बटोरने के लालच ने पुर्तगाली व्यापारियों और प्रशासकों को प्रशासन तथा न्याय के प्रति उदासीन बना दिया था। भारतीयों को पुर्तगालियों के प्रति घृणा भी उनके पतन का एक कारण सिद्ध हुई। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों के असफलता का कारण क्या था। नंबर 1 दे दिया जाएगा कि समुद्री शासन पर उनका नियंत्रण नहीं था या कमज़ोर था। ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने क्या किया, धन बटोरने का लालच किया, ठीक है, और अपने प्रशासन और न्याय के प्रति उदासीन रहे। नंबर 3 आपका दे दिया जाएगा कि भारतीयों की घृणा पुर्तगालियों की असफलता थी। नंबर 4 आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से सभी। तो आपको कहाँ पर टिक लगाना है आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने पढ़ा इनमें से सभी। चौथा विकल्प आपका सही है। अधिक धन का लालच, क्रूरता की नीति तथा प्रशासन के प्रति उदासीनता ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। पुर्तगालियों का शासन का प्रभाव कैसा था, इसको भी जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने जाना कि पुर्तगाली कैसे आए, उनकी सफलताएं क्या थी, तो शासन का प्रभाव भी देख लेते हैं। यद्यपि पुर्तगाली भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, फिर भी उनके शासन ने आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी। पुर्तगालियों ने ही अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आया, कौन पुर्तगाली आया, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपका आ जाएगा कैब्रेला, अल्मीड़ा, और नंबर 3 आपका ऑप्शन वास्को डी गामा, नंबर 4 इनमें से सभी। तो वास्को डी गामा आपका ऑप्शन सही रहेगा। फिर उसी से धीरे धीरे भारत में लोग आने लगे, विदेशी लोग, ठीक है। तो पुर्तगाली भारत में युद्ध की एक नई तकनीक लेकर आए थे। उनके द्वारा बंदूक के इस्तेमाल ने भारतीय शासकों को भी इस दिशा में पहल करने के लिए उत्साहित किया। नए व्यापारिक मार्ग खुलने से भारतीय उत्पाद अब अफ्रीका तथा ब्राज़ील तक पहुंचने लगा था। देखिए, एक फ़ायदा भारत को भी हुआ क्योंकि पहले भारत जो है कुछ सीमित था, उसकी सोच भी सीमित थी, पर बाहर वाले आए और उन्होंने अपने लिए रास्ता खोला और भारत को समझ में आया कि हम भी उसी रास्ते पर चलकर अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो अब तो उन्होंने व्यापार भारतीयों ने कहाँ अफ्रीका और ब्राज़ील तक पहुँचा दिया। व्यापारिक मार्ग को समुद्री लुटेरों में सुरक्षित रखने में भी पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नई भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी रखने के कारण पुर्तगालियों ने मानव ज्ञान को बढ़ावा दिया, वहीं से विज्ञान भी बढ़ने लगा। चलिए फिर देखते हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए पुर्तगालियों ने पहल की। पुर्तगालियों द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से सती जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में थोड़ी मदद मिली। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक साहित्यों की रचना पुर्तगालियों का एक महान योगदान था। पुर्तगालियों ने कुछ अच्छा भी काम किया, तो इसके लिए हम कहेंगे कि पुर्तगाली थोड़ा ठीक ही थे क्योंकि उन्होंने थोड़ा मदद की। पर सब अच्छे तो होते नहीं और हर वक्त अच्छा कोई नहीं होता। उन्होंने ये कुछ किया तो इसका उनका कुछ अपना स्वार्थ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो उनकी वजह से चली सती प्रथा ख़त्म करने में मदद मिली और उन्होंने जो है ऐतिहासिक भौगोलिक साहित्य को बढ़ाया, ठीक है। इसलिए चलिए आगे जो है, फिर पुर्तगाली के बाद डच लोग आने लगे। तो डचों का आगमन कैसे हुआ? 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। डच व्यापारियों को यह लगने लगा कि जब तक पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति आधिपत्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, भारत द्वारा गर्म मसाले की आपूर्ति संभव नहीं है। देखिए, जैसे पुर्तगाली आए थे तो अरब वाले पहले थे, तो अरब वालों को हटाया तब पुर्तगालियों ने व्यापार किया। आप पुर्तगालियों को हटाएंगे तब डच वाले व्यापार करेंगे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी क्योंकि ये पहले से ही चल रहा था। डच पर्यटक लिंस, ध्यान रखिएगा, कूटिन पुर्तगालियों के संपर्क में रह चुका था। उसे व्यापार की पर्याप्त जानकारी थी।
उसने एक योजना बनाई जिसके अनुसार 1595 में हाउटमन एक व्यापारिक बेड़ा लेकर इंडोनेशिया के बैटम क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार तो किया जा रहा था, लेकिन सैनिक दृष्टि से वे मजबूत नहीं थे। जल्द ही डचों ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया। 1602 में बनीवेल्ट ने, चलिए इनका नाम भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, बनीवेल्ट ने कई छोटी कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये ईस्ट इंडिया नाम कहाँ से, डच जब आए थे तभी से ईस्ट इंडिया नाम आपका इतिहास में आ गया था, जिसे डच शासन द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। जल्द ही डचों ने न केवल मलक्का, इंडोनेशिया, बल्कि भारत के पुलिकत पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 1636 में डच व्यापारियों ने मालाबार तथा सीलोन के काले मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों के व्यापारी अड्डों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। 1661 में डचों द्वारा पुर्तगाली व्यापारियों से मालाबार छीन लिया गया। शीघ्र ही गोवा, दमन एवं द्वीप छोड़कर पुर्तगालियों के अधीन शेष सभी भाग डचों के अधिकार में आ गए। चलिए, अब डचों ने अपना अधिकार पूरी तरह से कर लिया, पर अब ये भी असफल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो आया है वो जाएगा नहीं। डचों की असफलता के कारण भी बने। डचों की व्यापारिक दिलचस्पी दक्षिण पूर्वी एशिया के स्पाइस आइसलैंड में थी, न कि भारत की इस मुख्य भूमिका में। बगैर राजनीतिक सत्ता की स्थापना के व्यापारिक एकाधिकार संभव नहीं था। डच मुख्य रूप से व्यापारी ही बने रहे, इसलिए वे भारत में बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक सके। असफलता का दूसरा कारण ये था कंपनी और डच का शासन संबंध था। डच का व्यापारिक कंपनी कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती थी, बल्कि इस पर सरकार पर सीधा नियंत्रण था। तीसरा कारण ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति का डच नौसैनिक शक्ति से अधिक मजबूत होना था। चौथा, यूरोपीय राजनीति के बदले समीकरण तथा फ्रांस और इंग्लैंड से लगातार होने वाले युद्धों ने डचों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैनिक शक्ति के रूप में भी कमज़ोर कर दिया था। चलिए, अंग्रेज़ों का फिर भारत में प्रवेश हुआ। 1600 ईस्वी में लंदन के व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक स्थापना हुई। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के शासन के लिए अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश में सबसे पहले कौन भारत पहुंचा, तो 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। चलिए, जहांगीर के समय ही, यानी अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के समय अंग्रेज़ आने लगे। चलिए, हॉकिंस को अब अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि मुग़ल दरबार में पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव था। 1612 में अंग्रेज कैप्टन बेसेंट ने स्वाली नाम के स्थान पर पुर्तगाली सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। मुग़ल ने अंग्रेज की इस वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें सूरत, कंबाया, अहमदाबाद में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। 1616 में टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर भारत आया। चलिए, टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर भारत आ गया। फिर टॉमस रो को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। मुग़लों की राज की सीमा में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। शहजादे शाहजहाँ ने अंग्रेज़ों पर अपनी अधिक कृपा दृष्टि दिखाई और उन्हें बंगाल, बड़ौच, आगरा के क्षेत्रों में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। चलिए, बड़े खुश होकर इन्होंने आज्ञा तो दे दी, लेकिन आगे क्या क्या होता है वो देखते हैं। 1662 में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। चलिए, बम्बई भी मिलने लगा दहेज में, काहे ना खराब हो जाए सब दुनिया। अब दहेज दे रहे हैं, सोचिए, दहेज प्रथा तो बंद हो गई। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु तथा तेजी से घटती मुग़ल साम्राज्य की शक्ति ने कंपनी को एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसका लाभ उठाकर कंपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना की ओर तेजी से बढ़ने लगी। कंपनी 1717 में फर्रुखशियर
से 3 फरमान प्राप्त किए, जिससे न केवल कंपनी के व्यापार को बढ़ावा मिला बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी साख भी मजबूत हुई। व्यापारिक एकाधिकार के युद्ध में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाली एवं डच व्यापारियों से युद्ध करना पड़ा एवं बाद में फ्रांसीसियों से युद्ध करना पड़ा। चलिए, सबसे इन्होंने भाई लड़ डाला, युद्ध कर डाला। फिर क्या हुआ, आपका फ्रांसीसियों का आगमन हो गया। कैसे आगमन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी भी आ गए। चलिए, सब छूटे ना, सब आ जाएं इसी में, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। देख लेते हैं। पर्सिवल ग्रिफिथ ने बाद में फ्रांसीसी कंपनी के विकास को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण आपका है मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहा, यह 1715 में समाप्त होता है। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस के मुख्य शत्रु थे वो डच थे। दूसरा चरण 1740 में समाप्त हुआ। पहला चरण, दूसरा चरण 1740 में, और पुनर्गठन एवं वाणिज्यिक विकास इस चरण की मुख्य गतिविधि था। 1667 में सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने के 2 वर्ष के अंदर ही फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी प्राप्त किया, जो आगे चलकर भारत में उनकी राजधानी बनी। डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर बनने से पहले फ्रांसीसी कंपनी ने माहे, कारीगर, कासिम बाजार तथा बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। डुप्ले के काल में कंपनी अपने शिखर पर पहुंच गई। डुप्ले ने भारत में कंपनी के राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। अतः जिस समय मुगल साम्राज्य को अपने पतन की ओर बढ़ रहा था तथा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, फ्रांसीसियों ने भी स्वयं को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की पूरी कोशिश की। जब कुछ कमज़ोर होता है तो कोई आगे बढ़ता है, उसी तरह ये लोग भी अपनी आगे बढ़ने लगे। चलिए, सब लोग बढ़ रहे हैं तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। अतः जिस समय मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, क्षेत्रीय शक्तियाँ का उदय हुआ, फ्रांसीसियों ने भी स्वयं को बढ़ाया अपना। इस तरह हस्तक्षेप निसंदेह रूप से अंग्रेज कंपनी को गवारा नहीं था। व्यापारिक अधिकार की अंतिम लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध में समाप्त होती है। कर्नाटक युद्ध की चर्चा हम अगले अध्याय में कर चुके हैं, वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। चलिए, आपको और भी बताया जाएगा। कर्नाटक युद्ध की सफलता ने अंग्रेज़ों के लिए भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ये तो आपका समझ में आ गया। चलिए, अब जो है आप एक बार इस चीज़ को अपनी अगर मन होगा तो कॉपी पर एक बार क्या कीजिए, डिटेक्ट कर लीजिए। हमने एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ऐसे क्या क्या पढ़ा, उससे आपका एक बार क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो फिर दोस्तों अभी आपका सेशन ख़त्म हुआ। आप जो है लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और पूरा वीडियो अच्छे से देख लें और पढ़ लें। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चलिए। चलिए दोस्तों, आपका सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप जो है लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। आपको पूरी वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर लाइक करें। चलिए फिर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।